देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं स्वाति चौरसिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी के में आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कई जिलों में साइबर क्राइम को देखते हुए दिल्ली पुलिस सभी जिलों में एक समर्पित साइबर पुलिस थाना स्थापित करने जा रही है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने सभी 15 पुलिस जिलों में ऐसे थाने बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक 1 दिसंबर से इन पुलिस थानों में कामकाज शुरू होने की संभावना है। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार जनता को बेहतर पुलिस सहायता देने के लिए दिल्ली के 15 पुलिस जिले आपको बता दें जिनमें हैं पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, बाहरी मध्य उत्तर और उत्तर पश्चिम, शाहदरा, रोहिणी, नई दिल्ली जैसे तमाम जिलों में आपको बता दें अलग अलग इलाकों में आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में ये साइबर थाने खोले जाएंगे, पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। इन साइबर पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार पूरे पुलिस जिले पर होगा, जिसके लिए साइबर पुलिस स्टेशन को अधिसूचित किया जा रहा है और ये नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से प्रभावी हो चुका है। आपको बता दें कि अनुसूची 1 के अनुसार पूर्वी जिले में साइबर पुलिस थाना पांडव नगर पुलिस स्टेशन में और उत्तर पूर्वी जिले में ये ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में स्थित होगा। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं आप। पवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज सुन पा रहे हैं, बताइए। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। जी सर, नमस्कार, बताइए। पवन जी, देखिए जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस सतर्कता बरतते हुए उसने अब ये तय किया है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कई जिलों में दिल्ली के साइबर थाने खोले जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक खतरा भी साथ साथ चल रहा है हमारे। कितना फायदा मिलेगा लोगों को? कई तरीके के क्राइम सामने आ रहे हैं, ना केवल सिर्फ पैसे को लेकर के बल्कि अन्य भी कई तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। पवन जी, देखिए, आज साइबर क्राइम का जो स्वर्णिम युग है, गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम, वो शुरू हो चुका है। जब से कोविड-19 आया है, साइबर क्राइम के अलग अलग अवतार, अलग मैनिफेस्टेशन हमारे समक्ष आ रहे हैं और साइबर क्राइम लगातार हम सबको बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले साल 2020 में पूरी दुनिया भर में करीबन $6 ट्रिलियन से ज्यादा लोगों ने गंवाया साइबर क्राइम के प्रति। तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा रिपोर्ट करने की जरूरत है और इसके जो प्रकरण है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में अभी जो अनाउंसमेंट आई है, मुझे लगता है बहुत ही कारगर है, टाइमली है और लोगों को न केवल इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करेगी, साथ ही साथ जो चुनौतियां साइबर क्राइम हमारे समक्ष लेकर आ रहा है उनको भी इफेक्टिवली निपटने में अपना एक कारगर कदम और योगदान देगी। ठीक है पवन जी, देखिए आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि किन किन तरह के क्राइम्स साइबर क्राइम के तहत आते हैं। तो पैसे को लेकर के कोई घपला घोटाला हो आजकल, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया लोगों के लिए जितना फायदेमंद है साथ ही साथ नुकसानदेह भी है। कई तरह के ट्रोलर्स होते हैं जो ट्रोल करते हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, टीनेजर्स के लिए, जिनको शायद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और उसके बाद काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। दीपक जी, देखिए, आज जो है साइबर क्राइम 3 मुख्य प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है साइबर क्राइम जो किसी राष्ट्र के विरुद्ध टारगेट किया जाता है, जैसे साइबर टेरर या साइबर वॉर। दूसरा होता है जो साइबर क्राइम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति टारगेट होता है, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग हो, साइबर बुलिंग या न्यूसेंस हो। और तीसरा होता है जो साइबर क्राइम किसी प्रॉपर्टी को टारगेट किया जाता है, जैसे कि हैकिंग, क्रैकिंग, ऑनलाइन फिशिंग। तो इस तरह के आजकल साइबर क्राइम्स उत्पन्न होकर आ रहे हैं। आज नए नए प्रकार के नए अवतरण जो आ रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, अपनी नींद से जगना पड़ेगा। अगर साइबर क्राइम चारों ओर है, अगर आप थोड़े भी केयरफुल हुए तो आप केयरफुल ना हुए तो आप साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं और साइबर क्राइम का विकराल रूप अभी आने वाले समय में और आने वाला है। तो जितनी जल्दी हम तैयार हो जाए साइबर क्राइम से निपटने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा हो। पवन जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का ये बड़ा कदम है कि दिल्ली में कई इलाकों में वो अब ये इस तरीके के थाने खोलेंगे, लेकिन क्या हमारी पुलिस इसके लिए कैपेबल है? क्या पुलिस इतनी ट्रेंड है कि वो ऐसी समस्याओं से निपट सके? क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक अलग तरीके के ही डायरेक्शंस के जाते हुए क्राइम्स हैं। तो जाहिर सी बात है आप जब IPS का एग्जाम क्लियर करके आते हैं या फिर अन्य पोजीशंस के लिए एग्जाम क्लियर करके आते हैं,
आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेक्शन नहीं होता, इस पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कैसे दिल्ली पुलिस आपको लगता है कि मैनेज कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो किस तरीके से, क्या क्या उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा? पवन जी। कोशिश कर रही है साइबर क्राइम से निपटने के लिए, नए नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रही है, लेकिन अगर आप दिल्ली की पुलिस की साइज को देख लें तो क्लियरली साइबर क्राइम की चुनौती बहुत बड़ी है। जो वो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, और ज्यादा काम करना है, क्योंकि आजकल तो कोविड-19 के बाद लगभग हर क्राइम में साइबर एलिमेंट आ गया है। तो हर पुलिस अधिकारियों को आपको जागरूक बनाना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा इस पर इन्वेस्ट कर सके, जितने कार्यक्रम दिल्ली पुलिस बना सके। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक फिशिंग करके भी कुछ होता है, शायद टेक्नोलॉजी में एक टर्म होता है फिशिंग, जिसमें शायद एटीएम कार्ड को ले करके उसको इसका क्लोन बनाया जाता है और उसके बाद शायद किसी तरीके के क्राइम्स को अंजाम दिया जाता है। देखिए, आजकल फिशिंग आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उनके ट्रस्ट को पहचानने का प्रयास करते हैं, उनका ट्रस्ट जीतने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद उन्हें साइबर क्राइम के शिकार बनाते हैं। तो आजकल लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत जरूरत है। जितने लोग जागरूक होंगे उतना इस तरह के साइबर क्राइम से या फिशिंग अटैक्स की जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे बचने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। जी, तो यानी कुल मिलाकर के ये भी जरूरी है कि आपकी सतर्कता आपके अपने हाथ में। बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर तमाम चर्चा करने के लिए। क्राइम एक्सपर्ट हैं, माफ कीजिएगा, साइबर एक्सपर्ट हैं आप, और विस्तार से इन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से रोका जाना चाहिए साइबर क्राइम इस युग का, यानी कि आज के युग में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। पहले जो क्राइम्स होते थे वो आप कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन क्राइम्स होते थे, लेकिन अब आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में हर तरह का क्राइम हो रहा है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, जब एक छोटे से एसएमएस से और उस पर भेजे गए लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट की सारी जानकारी और सारा पैसा निकल जाता है। इसके लिए जनता को भी सतर्क रहना होगा। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली हाईकोर्ट सहित सभी 7 जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई, यानी कि पहले अब बीते दिनों तक आपको बता दें कि कोविड काल की वजह से इंटरनेट के थ्रू, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब फिजिकल तौर पर सुनवाई होगी, यानी कि आप कोर्ट में जा करके प्रस्तुत होंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। महामारी के चलते प्रतिबंधित आधार पर सुनवाई की जा रही थी। हाइब्रिड सिस्टम को जारी रखते हुए सभी जजों ने फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय कोविड-19 के प्रकोप के बाद मार्च 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है। वहीं बाद में कुछ पीठों ने रोटेशन के आधार पर रोजाना फिजिकल अदालतें आयोजित करना शुरू कर दिया है। कुछ जज अभी भी मामलों में हाइब्रिड कार्रवाई के जरिए सुनवाई कर रहे हैं। वकील भी व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने का विकल्प ले रहे हैं। वहीं गुरुग्राम नगर निगम ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत गुरुग्राम स्ट्रीट लाइट के खराब होने पर संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के पास स्ट्रीट लाइट खराब होने की 50 से 60 शिकायतें रोज पहुंच रही। लोगों की शिकायत का तय समय पर समाधान न होने पर निगम ने कंपनी पर जुर्माना लगाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार ही 75,000 में से करीब 1300 लाइटें खराब पड़ी हैं। गुरुग्राम में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक न करने पर संबंधित कंपनी पर नगर निगम की तरफ से 50 रुपए का जुर्माना रोजाना लगाया जाएगा। वहीं एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है। एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। शिलान्यास से पहले सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम यहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के रूट तैयार किया जा रहा है। 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की 4 दीवारी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। निर्माण कार्य 2023 से 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी समय सीमा में जनता के लिए एयरपोर्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि 2024 में नॉर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी, जिससे पहली उड़ान भरी जा सकेगी।
और रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अगली खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनीष तिवारी ने तत्कालीन मनमोहन सरकार तत्कालीन मनमोहन सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को इस हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने 26/11 को लेकर अपनी आने वाली किताब में ये बयान दिया है कि मनीष तिवारी ने अपने आने वाली आपको बता दें किताब में बयान दिया कि 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में सवाल उठाते हुए लिखा है कि 26/11 के हमले के वक्त देश को त्वरित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा है कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वो समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, अपनी किताब में मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगले साल की शुरुआत में होने वाली दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी पहले से ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। 3 नगर निगमों में फिलहाल बीजेपी सत्तारूढ़ है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी पर लूट का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी के उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 125 सामुदायिक भवन, 37 जिम, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 23 सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर, 1 महिला हाट, 1 वर्किंग वुमेन हॉस्टल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देने की योजना की है और आने वाले स्टैंडिंग कमेटी में इसे पास करने की कोशिश भी की जाएगी। आप प्रवक्ता का दावा है कि आगामी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी विजयी होगी। ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ रही है। इस घबराहट में एमसीडी में दिन दहाड़े लूट हो रही है। नॉर्थ एमसीडी ने लूट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं देश भर में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। वहीं 236 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि देश में 543 दिनों के बाद इतने कम केसेस दर्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,13,584 है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना से 12,202 लोग ठीक हुए हैं। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ करके 4,66,000 हो गया है।
वहीं दिल्ली में बदल रहा है मौसम। जी हां, 22 दिन बाद 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। वहीं अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बता दें कि सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान जाफरपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस व लोधी रोड केंद्र पर 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।